हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल टूल्स के बारे में। ये मैथमेटिकल टूल्स हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है फिजिक्स को पढ़ने के लिए। जैसे अगर एक मशीन को ओपन करना होता है तो हमें टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। ऑलराइट, ऐसे ही फिजिक्स को पढ़ने के लिए हमें मैथमेटिकल टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, वेक्टर्स हैं, ये सभी के सभी टूल्स की तरह वर्क करते हैं जिन्हें हम मैथमेटिकल टूल्स बोलते हैं। हमें मैथ्स का नॉलेज होना जरूरी है अगर हम अच्छे से फिजिक्स को पढ़ना चाहते हैं और न्यूमेरिकल को सॉल्व करना चाहते हैं। तो इस क्लास में हम लोग इन्हीं सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो मैथमेटिकल टूल्स में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फंक्शन के बारे में। सो व्हाट इज द फंक्शन? फंक्शन इज अ रूल ऑफ रिलेशनशिप between two variable in which one is assumed to be dependent and other is independent variable। तो जो फंक्शन होता है वो रिलेशन स्टैब्लिश करेगा, मैथमेटिकल रिलेशन स्टैब्लिश करेगा डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। तो अगर मैं फंक्शन को कंपेयर करूं इस जूसर से तो मैं कर सकता हूं, जैसे ये मेरा जूसर हो गया, वो क्या हो गया, मेरा फंक्शन हो गया। करेक्ट। अब जैसे मैं यहां पर एप्पल डालता हूं, इनपुट में मैं एप्पल दे रहा हूं तो डेफिनेटली मुझे एप्पल जूस मिलेगा। अगर ऑरेंज लूंगा तो मुझे ऑरेंज जूस मिलेगा। करेक्ट। और अगर बनाना लेता हूं तो बनाना जूस मिलेगा। तो जो आउटपुट होगा वो इनपुट पर डिपेंड करेगा कि आप इनपुट में दे क्या रहे हो उसको। करेक्ट। ऐसा तो नहीं होगा कि हमने एप्पल दिया तो हमें बनाना जूस मिल गया, बनाना देने पर एप्पल जूस हो गया, ये नहीं होगा। तो जो आउटपुट है वो डिपेंड कर रहा है कि इनपुट में आप क्या कर रहे हो। तो आउटपुट क्या हो गया, वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, वो डिपेंड कर रहा है। और जो इनपुट में आप दे रहे हो, करेक्ट, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो आप इनपुट में कुछ भी दे सकते हो, जो भी आप देना चाहो, बट आउटपुट जो होगा वो इनपुट पर डिपेंड करेगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कैसे इस जूसर को एक फंक्शन बोला जा सकता है। तो ये जूसर क्या कर रहा है, एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहा है। आप यहाँ पर एप्पल दे रहे हो और आपको एप्पल जूस मिल जा रहा है। करेक्ट। अब जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, एरिया के फॉर्मूले की बात करते हैं। तो एरिया जो फंक्शन होता है वो फंक्शन ऑफ रेडियस होता है। एक सर्कल के रेडियस की बात करें, अगर एक सर्कल के एरिया की बात करें तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। करेक्ट। तो यहाँ पर जो एरिया होगा वो रेडियस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर जो रेडियस है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, आप रेडियस कुछ भी ले सकते हो, बट जो एरिया है वो डिपेंड करेगा रेडियस पे आपने कितना लिया है। अगर रेडियस ज्यादा है तो डेफिनेटली एरिया ज्यादा होगा सर्कल का, और रेडियस कम है तो एरिया कम होगा। करेक्ट। तो ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल रेडियस, और जो एरिया होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो यहाँ पर ये भी क्या कर रहा है, एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहा है रेडियस और एरिया के बीच में। तो हम इसे एक फंक्शन बोल सकते हैं। करेक्ट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि फंक्शन क्या है और फंक्शन को हम कैसे मिक्सचर के साथ में कंपेयर कर सकते हैं और फंक्शन का क्या काम है। एक ये मैथमेटिकल रिलेशन एस्टेब्लिश करेगा, तो इसको आप नोट कर लो। फिर हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन देखेंगे। तो अगर हम टाइप ऑफ फंक्शन देखें तो टाइप ऑफ फंक्शन में हमारे पास में टोटल 4 टाइप ऑफ फंक्शन है। फर्स्ट वन इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देन हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन है, देन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एंड देन हमारे पास में लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं, जैसे कि साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, ये आपने पढ़े हुए हैं। करेक्ट, 10th क्लास में। करेक्ट। सो टेन थीटा, कॉट थीटा, तो ये हमारे कौन से, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे। एल्जेब्रिक फंक्शन में हम लोग किसे बोल सकते हैं, जैसे कि हम लोग लिखे एल्जेब्रिक फंक्शन y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन हो गया। करेक्ट। एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिख सकते हैं y इक्वल टू ई पावर एक्स। करेक्ट, या a पावर x। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन से होते हैं, जब किसी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो, जैसे e यहां पर क्या है, कांस्टेंट है, एक यूलर नंबर है, और x क्या है, यहां पर एक वेरिएबल है। तो कांस्टेंट की पावर जब वेरिएबल होती है तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। जैसे a पावर x, इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोल सकते हैं। करेक्ट। लॉगरिथमिक फंक्शन कैसे हो सकते हैं, जैसे y इक्वल टू लॉग ई एक्स। करेक्ट, या बेस आप चेंज कर दो, e की जगह 10 ले लो। तो ये हमारे कौन से हो गए, लॉगरिथमिक फंक्शन हो गए। तो इन सभी के बारे में हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे।
सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रिग्नोमेट्री एवरीवन। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, करेक्ट। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल, करेक्ट। तो हमें एंगल मेजर करना है तो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, जैसे कि यहाँ पर एक सर्कल है, करेक्ट। सर्कल में हमने ए टू बी एक आर्क ड्रॉ किया और लेट सपोज उस आर्क की जो लेंथ है वो है एल और जो आर्क रेडियस है वो है आर, करेक्ट। तो यहाँ पर आर्क एंगल है एल और आर्क रेडियस है वो है आर, या फिर बोलें तो सर्कल की जो रेडियस है वो है आर और जो आर्क एंगल है वो है थीटा। तो यहाँ पर जो आर्क एंगल थीटा होगा वो क्या होगा, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। दोनों का रेशियो लेंगे तो हमें आर्क एंगल मिल जाएगा। अगर लेंथ और रेडियस दोनों ही एसआई यूनिट में रखी गई है तो जो थीटा की यूनिट आएगी वो होगी रेडियन, करेक्ट। और ये जो रेडियन है वो एक एसआई यूनिट है, ये भी हमें ध्यान रखना है। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम रेडियन में ही रखेंगे थीटा को, ना कि डिग्री में। वैसे मेजरमेंट ऑफ एंगल हम डिग्री में भी करेंगे और रेडियन में भी कर सकते हैं, बट रेडियन एसआई यूनिट है, डिग्री एसआई यूनिट नहीं है, तो हमें इसे कन्वर्ट करना होगा। अगर हमारे पास डिग्री में दिया हुआ है तो हमें सबसे पहले रेडियन में उसे कन्वर्ट करना होगा, तभी हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप डिग्री में पुट कर रहे हो और सॉल्व कर रहे हो तो आपको गलत आंसर मिलेगा। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, करेक्ट। आर्क एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस। आप इसे ए बी बाय आर भी लिख सकते हो। तो ये सारी चीजें सेम ही है, करेक्ट। तो इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंगल कन्वर्जन के बारे में। तो अगर हमें डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करना है और रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, करेक्ट। सो अगर मुझे डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करना है तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा पाई बाय 180 का, और अगर मुझे रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करना है तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 180 बाई पाई का। ऑलराइट, तो ये आपको नोट कर लेना है। अब एक एग्जांपल देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर कन्वर्ट करना है हमें 30 डिग्री को रेडियन में, तो जब मैं कन्वर्ट करूंगा 30 डिग्री को रेडियन में तो मुझे मल्टीप्लाई किसका करना है, पाई बाय 180 का। ऑलराइट, तो अगर मैं पाई बाय 180 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, पाई बाय 6। तो 30 डिग्री होता है हमारा पाई बाय 6 रेडियन, करेक्ट। तो बहुत ही सिंपल है, अगर मुझे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मुझे पाई बाय 180 का मल्टीप्लाई करना होगा, और जैसे मैं कन्वर्ट करूंगा मल्टीप्लाई करूंगा वैसे ही मेरा जो डिग्री होगा वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंड यहाँ पर है कन्वर्ट पाई बाय 2 रेडियन टू डिग्री, करेक्ट। यहाँ पर पाई बाय 2 रेडियन को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, देखो। अब मैं रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मैं मल्टीप्लाई किसका करूंगा, 180 डिवाइडेड बाय पाई का, करेक्ट। ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। डिग्री टू रेडियन पाई बाय 180, रेडियन टू डिग्री 180 बाय पाई। तो अब पाई बाय 2 क्या है, रेडियन है, और उसे डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बाय पाई का मल्टीप्लाई करेंगे, करेक्ट। तो ये कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद में, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री होगा हमारा। तो अगर पाई बाय 2 रेडियन को हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो ये होगा हमारा 90 डिग्री। तो आई होप आपको एक क्लियर हुआ होगा कैसे हम कन्वर्जन कर सकते हैं डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री। तो इसको भी नोट कर लो आप। नाउ नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल। कब मेजर्ड एंगल पॉजिटिव होगा और कब मेजर्ड एंगल नेगेटिव होगा, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो एंगल का मेजरमेंट किया जा रहा है फर्स्ट पिक्चर में, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से किया जा रहा है और यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया जा रहा है, करेक्ट। हम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से रोटेट कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एंगल मेजर कर रहे हैं। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई भी एंगल मेजर किया जाएगा तो जो मेजर्ड एंगल होगा वो पॉजिटिव होगा। यहाँ पर जो भी मेजर्ड एंगल आएगा वो कैसा होगा, वो पॉजिटिव होगा, करेक्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड, अगर आप पिक्चर देखो, सेकंड पिक्चर में क्या हो रहा है, सेकंड पिक्चर में हम लोग पॉजिटिव एक्सिस से मेजर कर रहे हैं, पर अब जो मेजरमेंट किया जा रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है। अब जो मेजरमेंट किया जा रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है। तो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजरमेंट करते हैं एंगल का तो जो मेजर्ड एंगल होगा वो नेगेटिव होगा, करेक्ट। तो यहाँ पर जो भी मेजर्ड एंगल आएगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजरमेंट कर रहे हैं तो मेजर्ड एंगल पॉजिटिव, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर्ड करते हैं तो जो मेजर्ड एंगल होगा वो नेगेटिव होगा। तो आप इसको नोट डाउन कर लो।
नाउ नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे ASTC रूल के बारे में। ASTC रूल से आप याद रख सकते हो कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। यहाँ पर जो एंगल का मेजरमेंट किया जाता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया जाता है, करेक्ट। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो एंगल का मेजरमेंट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, और किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, ये हम लोग ASTC रूल से याद रख सकते हैं। जैसे कि बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट की, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। अगर सेकंड क्वाड्रेंट की मैं बात करूं तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन पॉजिटिव होता है, और अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन फंक्शन पॉजिटिव होगा, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ में कॉस हमारा पॉजिटिव होगा। यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए कि साइन का अपोजिट होता है हमारा कॉसेक, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक भी पॉजिटिव होगा। ऐसे ही टेन का अपोजिट होता है कॉट, तो अगर टेन पॉजिटिव है तो कॉट भी पॉजिटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पर कॉस पॉजिटिव है, और कॉस का अपोजिट होता है सेक, तो सेक भी पॉजिटिव होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, करेक्ट। तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। अब इसका एक यूजेस देख लेते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास में साइन 120 डिग्री है, करेक्ट। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मुझे साइन 120 डिग्री की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन मुझे साइन 30, साइन 45 है ना, साइन 60 और साइन 90 की वैल्यू पता है, मुझे ये सारी वैल्यू पता है, बट 120 की नहीं पता। तो मैं कैसे निकालूंगा? तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, साइन जो है जो 120 से दो पार्ट में ब्रेक कर लूंगा, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब आपको ये तो पता ही होगा कि अगर साइन 90 प्लस थीटा है तो वो कॉस थीटा होता है, करेक्ट। तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पर साइन 90 प्लस 30 डिग्री है, तो डेफिनेटली कितना हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री। अब यहाँ पर कॉस का जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे? वो करेंगे हम लोग साइन 120 को देखकर। जो पहले फंक्शन था उसे देखकर हमें डिसाइड करना है साइन, है ना, चेंज करने के बाद में। तो हमें पता है साइन 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। अगर आप यहाँ पर ध्यान दो, साइन 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। एंगल का जो मेजरमेंट करना है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से करना है, करेक्ट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो मतलब यहाँ पर प्लस साइन आ जाएगा, और cos 30 की वैल्यू तो आपको पता ही है, इट इज √3/2। तो मतलब हमारी जो वैल्यू आएगी cos 120 डिग्री की वो प्लस √3/2 होगी। बोलो क्लियर हुआ ये? अब एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लो, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो cos 120 डिग्री है, करेक्ट। तो cos 120 डिग्री की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, तो इसको दोबारा से 120 को दो पार्ट में ब्रेक कर लो आप। तो आप इसे लिख सकते हो 90 प्लस 30, करेक्ट। अब cos 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका साइन 30। अब यहाँ पर प्लस साइन 30 होगा या माइनस साइन 30 होगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो अगर मैं cos 120 डिग्री को देखूं तो cos 120 डिग्री लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन पॉजिटिव होता है, करेक्ट। और कोसेक पॉजिटिव होता है, बट ये कॉस है, तो कॉस तो नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, करेक्ट। तो यहाँ पर आएगा नेगेटिव साइन। और आपको साइन 30 की वैल्यू पता ही है, जो कि होती है 1/2, तो ये जा -1/2 इसका आंसर। बताओ क्लियर है ये सभी को कैसे करना है? अब एक और देख लो आप, एक और एग्जांपल। जैसे मान लो कि हमें 210 डिग्री को कन्वर्ट करना है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 210 डिग्री को, करेक्ट। तो मैं क्या करूंगा, 10 को सबसे पहले ब्रेक कर लूंगा, ये जो 210 है इसको ब्रेक कर लूंगा। तो मैं 210 को क्या लिख सकता हूं? क्या मैं इसे 180 प्लस 30 डिग्री लिख सकता हूं? बोलो। इसको बिल्कुल लिखा जा सकता है 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। सो 210 डिग्री को आप 180 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हो, करेक्ट। अब 180 प्लस थीटा अगर हम करते हैं तो जो फंक्शन है वो चेंज नहीं होता है, अगर आपको याद हो तो। ये आपने 10th क्लास में ये सारी चीजें पढ़ी होंगी, करेक्ट। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, 180 माइनस थीटा क्या होता है। तो अगर आपको याद नहीं है तो आप एक बार 10th की बुक भी ओपन करके देख सकते हो। सो ये 180 प्लस 30 डिग्री है ना। 210 को हम लोग 180 प्लस 30 लिख सकते हो। जब 180 प्लस समथिंग या माइनस करते हैं तो फंक्शन चेंज नहीं होता है, ये हमें याद है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 30 डिग्री। अब ये प्लस 10 30 होगा या माइनस 10 30 होगा, ये कैसे हम देख सकते हैं? तो अगर हम देखें
10 to 110 डिग्री, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? डेफिनेटली थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, करेक्ट। ये हो गया हमारा 0 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, करेक्ट, ये हो गया 180 डिग्री, और ये हो गया हमारा 270 डिग्री। तो ये 210 है जो हमारा, वो 180 और 270 के बीच में आ रहा है। तो ये जो लाई कर रहा है वो कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 फंक्शन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर प्लस साइन आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस 1030 डिग्री। और 1030 की वैल्यू आपको पता है वो होती है 1/√3, करेक्ट। सो इसको आप लिख सकते हो 1/√3। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि इस ASTC रूल का हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं फिजिक्स में, क्योंकि कभी कभी हमारे पास में 10 to 110 डिग्री भी होता है, कभी कभी cos 120 डिग्री भी होता है, करेक्ट। और हमें जो वैल्यूज याद होती हैं वो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये सारी याद होती हैं। तो हमें ये कन्वर्जन पता होना चाहिए, और प्रॉपरली साइन कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे ये भी हमें पता होना चाहिए, और ये हम इजिली ASTC रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं। नोट डाउन एवरीवन। सो अब हम लोग कुछ इंपोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हमें याद रखने हैं। तो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास में cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये हमने 10th क्लास में भी पढ़ा है, करेक्ट। फिर उसके बाद 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, एंड देन उसके बाद में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये सारे के सारे फॉर्मूले हमने 10th क्लास में पढ़े हुए हैं और ये हमें याद होने चाहिए। फिर उसके बाद में 4th नंबर फॉर्मूला देखते हैं, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। फिर उसके बाद में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, एंड देन हमारे पास में 6th फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। आप इसको एक तरीके से याद रख सकते हो, जैसे कॉस स्क्वायर थीटा है, करेक्ट, तो कॉस के लिए हमने क्या लगाया यहाँ पर प्लस साइन, और जब साइन स्क्वायर थीटा होगा तो यहाँ पर है माइनस साइन। तो आप इनमें से कोई भी एक फॉर्मूला याद रख लो तो आपको ऑटोमेटिक दूसरा फॉर्मूला याद हो जाएगा। कॉस है तो प्लस, साइन है तो नेगेटिव, और बाकी की सारी चीजें सेम है अगर आप इनको देखोगे तो इन दोनों फॉर्मूलों को आप एक साथ ही याद रख सकते हो, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। जब हम कॉस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करते हैं तो आप डायरेक्टली कॉस स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, उस टाइम पर हमें से कन्वर्ट करना पड़ता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 में, उसके बाद इंटीग्रेशन करते हैं। तो जब हम लोग इंटीग्रेशन डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अभी आप इनको नोट कर लो। फिर उसके बाद कुछ और भी फॉर्मूले हमारे पास, जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है, करेक्ट। साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होता है। तो अगर यहाँ पर प्लस साइन है तो यहाँ पर प्लस होगा, और यहाँ पर अगर माइनस साइन है तो यहाँ पर माइनस होगा। तो इन दोनों फॉर्मूलों को आप एक तरीके से याद रख सकते हो, दोनों को एक साथ याद रखोगे। बस इसमें याद रखना है जब आपके पास यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस लगाना है, और जब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगाना है। फिर उसके बाद cos a प्लस बी को हम लिख सकते हैं cos a cos b माइनस साइन a साइन b, और cos a माइनस बी है तो cos a cos b प्लस साइन a साइन b। तो cos में क्या हो रहा है, अपोजिट हो जा रहा है, प्लस है तो माइनस, और जब माइनस है तो प्लस। तो इन दोनों फॉर्मूलों को आप एक साथ याद रख सकते हो, एक फॉर्मूले को याद रख लो तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा आपको। फिर उसके बाद और फॉर्मूले देखते हैं, कुछ और फॉर्मूले हमारे पास, साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2, साइन ए माइनस साइन बी इक्वल टू 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी, करेक्ट। तो इन दोनों फॉर्मूलों को आप एक साथ याद रख सकते हो। फिर उसके बाद में इन दोनों फॉर्मूलों को आप एक साथ याद रख सकते हो। अब ये फॉर्मूले हमारे यूज कहाँ पर होंगे, ये जो फॉर्मूले हमने देखे टोटल 8 फॉर्मूले कहाँ पर यूज होंगे, तो 11th क्लास में जब आप SHM चैप्टर पढ़ोगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव्स पढ़ोगे आप, करेक्ट। तो ये दो चैप्टर है, NCERT में देखोगे तो SHM को ऑसिलेशन चैप्टर दिया गया है नाम उसका, करेक्ट। तो इन दोनों चैप्टरों में ये जो 8 फॉर्मूले आप पढ़ रहे हो उनकी जरूरत पड़ेगी जब हम दो वेव्स को ऐड करते हैं, करेक्ट। तो दो वेव को ऐड करने के लिए, जो रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें इन फॉर्मूलों की जरूरत पड़ती है, करेक्ट। तो वहां पर ये आपके लिए यूजफुल होंगे SHM एंड वेव्स में। फिर 12th क्लास में जब आप अल्टरनेटिंग करंट पढ़ोगे और फिर आप वेव ऑप्टिक्स पढ़ोगे तो वहां पर फिर से ये फॉर्मूले आपके यूज होंगे, करेक्ट। तो काफी इंपॉर्टेंट है, आपके 11th में भी यूज हो रहे हैं, 12th में भी यूज हो रहे हैं, तो आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं। तो ये भी आपके 11th और 12th में दोनों जगह पर यूज होंगे, करेक्ट। तो इतने फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में, तो इनको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।
नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइन रूल फॉर ट्रायंगल्स के बारे में। तो ये रूल हमारा रिलेशन एस्टेब्लिश करता है बिटवीन द साइड लेंथ्स एंड एंगल के बीच में। तो कभी क्वेश्चन में हमें साइड लेंथ्स गिवन है और हमें एंगल की रिक्वायरमेंट है, तो इस रूल से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, करेक्ट। अब ये रूल को हमें याद कैसे रखना है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसे याद रखना काफी इजी है, तो देखते हैं कैसे याद रखा जा सकता है इसको। तो यहाँ पर ये अल्फा एंगल को देखो आप, साइन अल्फा, और इसके अपोजिट साइड लेंथ देखो जो कि ए है, उसे डिवाइड कर दो। ऐसे ही फिर साइन बीटा, करेक्ट, और इसके अपोजिट साइड की लेंथ देखो जो कि बी है, उससे डिवाइड कर दो। फिर साइन गामा, और अपोजिट साइड की जो लेंथ है वो है सी, तो साइन गामा बाय सी। बस ऐसे ही आपको याद रखना है, साइन गामा बाय सी। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि कैसे इसको याद रखा जा सकता है। अब एक क्वेश्चन करते हैं इसके बेस्ड पर, करेक्ट। तो यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल है हमारे पास में। एग्जाम्पल में एक ट्रायंगल है, ये एंगल 60 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, ये x है और ये 7 है, करेक्ट। हमें x फाइंड आउट करना है कि इस x की वैल्यू क्या होगी। तो ये जो हमें साइड लेंथ है वो फाइंड आउट करनी है, x कितना होगा। तो यहाँ पर हम लोग साइन रूल का यूज करेंगे, करेक्ट। तो देखो ये 60 डिग्री हो गया, तो साइन 60, अपोजिट साइड की लेंथ, अपोजिट साइड की जो लेंथ है वो है 7। फिर उसके बाद में साइन 80 डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड लेंथ से डिवाइड करना है जो कि x है। अब हमें फाइंड आउट करना है x, तो x इक्वल टू कितना होगा हमारा, x इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर साइन 80 इंटू 7 डिवाइडेड बाय साइन 60। तो साइन 60 की वैल्यू तो हमें मालूम है, करेक्ट। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है ये तो हमें मालूम है, 0.866। साइन 80 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.98, तो ये आपको याद रखना है, वैसे क्वेश्चन में गिवन रहेगा 0.98, करेक्ट। तो साइन 80 की वैल्यू 0.98 और हमारी साइन 60 की वैल्यू होती है 0.866। ये सारी वैल्यू आप इसमें पुट करोगे और इसे सिंप्लीफाई करोगे, 0.987 डिवाइडेड बाय 0.866। इसको सॉल्व करने के बाद में जो आपको अप्रोक्स वैल्यू मिलेगी वो कितनी होगी, इसे सॉल्व करके देखो। इसको सॉल्व करने के बाद में आपको मिलेगा 7.96, करेक्ट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7.96। तो अप्रोक्स इतनी वैल्यू आपको मिलेगी। तो देखो आपने साइन रूल की हेल्प से इजिली इस अननोन लेंथ को फाइंड आउट कर लिया, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। कभी हमारे पास में एंगल है और हमें साइड लेंथ चाहिए तो हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं, और कभी हमारे पास साइड लेंथ है और हमें एंगल चाहिए तो वो भी इस रूल से फाइंड आउट किया जा सकता है। तो आप इसको नोट कर लो। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोसाइन रूल फॉर ट्रायंगल्स के बारे में एवरीवन। ये रूल क्या करता है, ये भी रिलेशन एस्टेब्लिश करेगा बिटवीन द साइड लेंथ्स एंड द एंगल्स, करेक्ट। तो जैसे हमने साइन रूल में पढ़ा था वैसे ही ये भी रिलेशन एस्टेब्लिश करेगा बिटवीन द साइड लेंथ एंड द एंगल। तो जैसे मुझे इस एंगल को लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूं, cos थीटा इक्वल टू, अब जब हम इस एंगल को लिख रहे हैं तो हमें इसकी एडजेसेंट साइड को देखना है। जैसे ए और बी क्या है, इस थीटा की एडजेसेंट साइड है, उनका स्क्वायर करो आप। ये इसको लिखने और याद रखने का तरीका है। तो एडजेसेंट साइड का स्क्वायर करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो अपोजिट साइड में है उसका स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, और प्रोडक्ट करना है एडजेसेंट साइड का जो कि ए और बी है, करेक्ट। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो। अब जैसे मान लो कि मुझे फाइंड आउट करना है इस एंगल को, इसको मैं बोल देता हूं अल्फा, अल्फा फाइंड आउट करना है मुझे। तो cos अल्फा इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, cos अल्फा इक्वल टू मैं लिखूंगा सबसे पहले एडजेसेंट साइड का स्क्वायर करना है जो कि ए और सी है, तो आप लिखोगे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और अपोजिट साइड में अब है बी, तो माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और जो एडजेसेंट साइड है उसका प्रोडक्ट करना है जो कि है ए सी। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी, करेक्ट, कैसे इस रूल को हम याद रख सकते हैं और कैसे हम इसको लिख सकते हैं। अब जैसे मान लो ये है बीटा एंगल, इसको लिखना है तो इसको और लिखकर देख लेते हैं हम लोग। तो cos बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एडजेसेंट साइड का स्क्वायर, तो एडजेसेंट साइड क्या होगी, बी और सी, करेक्ट। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर,
और फ्रंट साइड में इसके कौन है, अपोजिट साइड में ए, तो उसका सब्ट्रैक्ट करो उसको और स्क्वायर कर दो, डिवाइडेड बाय 2 एडजेसेंट साइड का प्रोडक्ट करना है, तो बी और सी इसकी एडजेसेंट होंगे, तो या 2b से। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि इस रूल को कैसे हम लोग लिख सकते हैं और याद रख सकते हैं। तो इसको आप नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन देखते हैं इसके बिहाफ पर। तो चलो एक क्वेश्चन देखते हैं इसके बिहाफ पर, एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर एक ट्रायंगल हमें गिवन है, करेक्ट साइड लेंथ इसमें 5, 7 और 8, और ये P डिग्री, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है इसके अंदर कि ये एंगल कितना होगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखते हैं कितना एंगल होना चाहिए। कोसाइन रूल अप्लाई करेंगे, cos P डिग्री इक्वल टू एडजेसेंट साइड का स्क्वायर करना है जो कि 5 और 8 है, तो 5 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, और अपोजिट साइड में 7 है तो -7 स्क्वायर, डिवाइडेड बाय जो एडजेसेंट है उनका प्रोडक्ट करना है 2 के साथ में, तो 2 5 इंटू 8, करेक्ट, ये मिल रहा है हमको। बोलो क्लियर है ये। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा, सबसे पहले 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 25, करेक्ट, 25 प्लस 64 माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, ये हमें मालूम है, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 8 है ना, तो 5 इंटू 8 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, तो 2 इंटू 40। अब उसके बाद में इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 25 प्लस 64 माइनस 49, तो ये कितना बचेगा हमारा 40, तो न्यूमिनेटर में 40 हो रहा है, 2 इंटू 40, अब 40 से 40 को कैंसिल आउट कर दो, तो cos P डिग्री हमारे पास में कितना आ रहा है, cos P डिग्री हमारे पास में आया 1/2, और हमें चाहिए P डिग्री, तो अगर cos थीटा इक्वल टू 1/t है तो थीटा इक्वल टू कितना होगा 60 डिग्री, मतलब P डिग्री की जो वैल्यू होगी वो 60 डिग्री होगी, तो जो P एंगल है वो 60 डिग्री होगा, और यही हमारा फाइनल आंसर है यहाँ पर। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी कैसे हम लोग कोसाइन रूल की हेल्प से एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में, कैसे हम पॉलिनोमियल फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास में यहाँ पर है f(x) इक्वल टू a0 प्लस a1 x पावर 1 a2 x पावर 2 an x पावर n, तो यहाँ पर जो आपको a0 a1 a2 और an दिख रहा है ये सारे सारे कोफिशिएंट है और ये सब कांस्टेंट होंगे, करेक्ट, ये सभी के सभी कांस्टेंट है जिनको हम कोफिशिएंट्स बोलते हैं। और यहाँ पर ये जो x पावर 1 x पावर 2 x पावर n दिख रहा है दिस इज द वेरिएबल, तो ये सारे सारे वेरिएबल है, करेक्ट। और यहाँ पर वेरिएबल की हमारी पावर है जैसे 1 2 n, तो अगर किसी फंक्शन को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है तो उसे हम पॉलिनोमियल फंक्शन बोलेंगे, करेक्ट। तो पॉलिनोमियल फंक्शन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब उसके बाद में नेक्स्ट हमें क्या क्या पढ़ना है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमें दो इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है, एक तो हमारे हो गए लीनियर फंक्शन और दूसरा है हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन। ये दोनों चीजें हमें डिस्कस करनी है, कैसे इनको सॉल्व करेंगे, करेक्ट, इनको हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे लीनियर फंक्शन के बारे में। पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, f(x) इक्वल टू a0 a1 x1, करेक्ट। अगर मेरे को लीनियर फंक्शन चाहिए तो लीनियर फंक्शन के लिए जो मैक्सिमम पावर होनी चाहिए, किसी भी लीनियर फंक्शन के लिए जो मैक्सिमम पावर होनी चाहिए वेरिएबल की वो 1 होनी चाहिए। अगर मैक्सिमम पावर 1 है वेरिएबल की तो वो लीनियर फंक्शन होगा। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर देखो, y इक्वल टू a0 प्लस a1 x1, करेक्ट। तो x की पावर 1 को हम x भी लिख सकते हैं, तो इस तरीके से हमें मिल रहा है y इक्वल टू a0 प्लस a1 x, तो ये क्या है हमारा लीनियर फंक्शन होगा। और इक्वल टू समथिंग रख देंगे तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, है ना, कोई भी कांस्टेंट रख देंगे इक्वल के तो वो एक लीनियर इक्वेशन हमारी बन जाएगी।
तो मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए वेरिएबल की, वो 1 होनी चाहिए लीनियर फंक्शन के लिए। तो अगर मुझे लाइन इक्वेशन लिखनी है तो लाइन इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और ये एक लीनियर फंक्शन होगा, करेक्ट। यहाँ पर आप देख रहे हो वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 ही है। यहाँ पर जो m दिख रहा है वो क्या होता है, स्लोप, और c है इंटरसेप्शन। अब ये इंटरसेप्शन का मतलब क्या है, अगर आप इस ग्राफ को देखो ध्यान से, तो ये तो हो गया 0,0, ये हो गई x एक्सेस और ये हो गई हमारी y एक्सेस। तो यहाँ पर इंटरसेप्शन कहाँ पर देखने को मिल रहा है, y एक्सेस पर, यहाँ पर, करेक्ट। तो यही है हमारा इंटरसेप्शन, मतलब y एक्सेस पर कहाँ पर इंटरसेप्ट करेगी, तो y एक्सेस पर आप देख रहे हो यहाँ पर इंटरसेप्शन हो रहा है, तो यही है हमारा इंटरसेप्शन c यहाँ पर। अब इस स्लोप का मतलब क्या है, स्लोप इक्वल टू tan थीटा y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। अगर हमें दो कोऑर्डिनेट पता है कि एक लाइन है वो x1 y1 और b x2 y2 से पास हो रही है, और मुझे उस लाइन का स्लोप चाहिए, तो अगर मुझे एक लाइन किन दो कोऑर्डिनेट से पास हो रही है वो अगर मुझे पता है, तो मैं उसका स्लोप फाइंड आउट कर सकता हूं, और मैं उसकी इक्वेशन ऑफ लाइन भी फाइंड आउट कर सकता हूं, करेक्ट। दोनों चीजें फाइंड आउट की जा सकती हैं। तो हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको और क्लियरिटी मिलेगी। तो अभी आप इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी दिस क्वेश्चन एवरीवन। The relationship between Celsius degrees and Fahrenheit degrees is linear. Some equivalent values are shown in the table below. Find the linear function representing the given data. तो यहाँ पर जो सेल्सियस स्केल है और फेरेनहाइट स्केल है उसके बीच में जो रिलेशन है वो लीनियर है, और हमें एक लीनियर फंक्शन डेवलप करना है, करेक्ट। तो मैं सेल्सियस को बोल देता हूँ x और इसको बोल देता हूँ y, करेक्ट। तो मुझे एक फंक्शन डेवलप करना है, लीनियर फंक्शन बिटवीन द सेल्सियस एंड फेरेनहाइट, ऑलराइट। तो यहां पर मुझे ये रीडिंग्स दी हुई हैं, करेक्ट। क्वेश्चन के अंदर आप देखो यहाँ पर ये रीडिंग्स गिवन है। जैसे कोई टेम्परेचर है, आपने उसे मेजर किया डिग्री सेल्सियस में, तो वो आ रहा है 5 डिग्री सेल्सियस। उसी सेम टेम्परेचर को जब फ़ारेनहाइट में मेजर किया तो वो आया 41, करेक्ट। ऐसे उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर किसी रीजन से वो बढ़ गया, फिर हो गया वो 10 डिग्री सेल्सियस। उसी चीज को जब फ़ारेनहाइट में मेजर करें तो आ रहा है 50, करेक्ट। फिर और बढ़ गया, उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हो गया 15 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में वो सेम टेम्परेचर मेजर किया जा रहा है तो वो आ रहा है 51। तो ऐसे हमें कुछ रीडिंग्स दी हुई हैं, और ये जो रिलेशन है बिटवीन द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट वो लीनियर है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, करेक्ट। तो अगर मुझे लीनियर फंक्शन बनाना है तो सबसे पहले मुझे स्लोप चाहिए होगा। स्लोप क्या होता है मेरा, m इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, करेक्ट। ये स्लोप होता है। और जो इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं लीनियर फंक्शन की वो होती है हमारे पास में y माइनस y1 इक्वल टू m x2 माइनस x1। ये लीनियर फंक्शन की इक्वेशन हो गई हमारी, x माइनस x1, करेक्ट। तो इसका हम लोग यूज करेंगे। अब इसमें चाहिए हमें स्लोप, तो स्लोप निकाल लेते हैं सबसे पहले, y2 माइनस y1। तो देखो ये जो आपको दिख रहा है 5, ये हो जाएगा हमारा x1 फर्स्ट रीडिंग, ये y1 हो जाएगा फ़ारेनहाइट में फर्स्ट रीडिंग, ये x2 हो जाएगा सेल्सियस में सेकेंड रीडिंग, और ये फ़ारेनहाइट में सेकेंड रीडिंग। तो हमारे पास में x1 y1 x2 y2 सभी चीजें हैं। अब उसके बाद में y2 रखते हैं, y2 कितना है 50 माइनस y1 कितना है यहाँ पर 41, देन x2 हमारे पास में 10 माइनस 5, करेक्ट। सो स्लोप आ रहा है हमारे पास में 50 माइनस 41, सो इट इज 9 डिवाइडेड बाय 5। सो दिस इज द स्लोप। अब इसको इस इक्वेशन में रखो, लीनियर फंक्शन की इक्वेशन में। सो y माइनस y1 कितना है यहाँ पर 41, स्लोप कितना है 9/5, करेक्ट। स्लोप है 9/5, x माइनस x1, और x1 कितना है यहाँ पर, x1 है हमारा 5, करेक्ट। तो ये हमें मिल रहा है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा y माइनस 41 इक्वल टू 9/5x माइनस 9,
करेक्ट। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, तो y इक्वल टू 9/2x प्लस 32 मिल जाएगा। ये हमारा लीनियर फंक्शन, करेक्ट। तो ये लीनियर फंक्शन हो गया हमारा। तो ये लाइन इक्वेशन अगर आप देखो इसमें, तो ये हमारा क्या है, स्लोप है यहाँ पर, ये इंटरसेप्शन हो गया, वाई इंटरसेप्शन, करेक्ट। सी हो गया यहाँ पर इंटरसेप्शन जो हम बोलते हैं, हमने अभी पीछे देखा था। तो ये सारी चीजें हो गई। तो ये हमने लीनियर फंक्शन डेवलप कर दिया है। अब इसके बाद में इसका यूजेस क्या है, करेक्ट। तो एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे मान लो मुझे पता करना है कि जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो फ़ारेनहाइट में वो कितना होगा। तो डिग्री सेल्सियस में जब 0 डिग्री सेल्सियस तो फ़ारेनहाइट में मेजर करेंगे तो कितना होगा। तो मैं यहाँ पर अब डिग्री सेल्सियस को हमने बोला है x, है ना, तो x की वैल्यू 0 रखेंगे। तो y इक्वल टू कितना मिलेगा, ये तो हो गया x 0 डिग्री सेल्सियस, तो y इक्वल टू कितना मिलेगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अगर x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू 32 मिलेगा। ऐसे अगर आपको पता करना है कि 2 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर है, तो आप x की वैल्यू रख दो इसमें और आपको फ़ारेनहाइट में पता चल जाएगा, करेक्ट। तो ये एक फॉर्मूले की तरह भी काम करेगा हमारा ये, कि अगर मुझे डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है या फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो आप इस इक्वेशन का यूज करके कर सकते हो। तो इस तरीके से हमारा ये लीनियर फंक्शन इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में भी। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, और ऐसी मल्टीपल एप्लीकेशन होंगी लीनियर फंक्शन की फिजिक्स में, करेक्ट। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक एवरीवन, क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। उसमें जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है वो कितनी होती है हमारी, 2 होती है। वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी वो 2 होगी, करेक्ट। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन, अगर मैं इक्वल टू 0 पुट कर दूं तो ये बन जाएगी मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पर वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर 2 है, अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो इसके जो सॉल्यूशन मिलेंगे वो भी हमें 2 मिलेंगे, मतलब 2 रूट मिलेंगे, करेक्ट। तो यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास में ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो हमारे पास में यहाँ पर एक सीधी धराचार्य फॉर्मूला है, वो आप याद रख सकते हो, करेक्ट। -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो इस सीधी धराचार्य फॉर्मूले से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो आप ये याद रख सकते हो, इसके 2 रूट मिलते हैं, वही सेम चीज यहाँ पे लिखी है। तो फर्स्ट रूट जो हमें मिलेगा अल्फा इक्वल टू -b माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a, और जो सेकंड रूट हमें मिलेगा वो मिलेगा -b प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a, करेक्ट। तो ये 2 रूट हमें मिलने वाले हैं। अब उसके बाद अगर हम सम ऑफ रूट करें, मतलब दोनों रूट को ऐड करेंगे, तो हमें मिलेगा -b/a। तो ये भी आप याद रख सकते हो। ऐसे डिफरेंस ऑफ रूट किया जाए, बीटा माइनस अल्फा किया जाए, तो ये इक्वल होगा -b² माइनस 4ac/2a के, करेक्ट। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट करें, अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट करें, तो वो c/a के बराबर होगा। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसे हम सीधी धराचार्य फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a। एक बार माइनस रखेंगे तो एक रूट मिल जाएगा, और दूसरी बार प्लस रखेंगे तो सेकंड रूट मिल जाएगा। तो ये चीजें आपने 10th क्लास में की होंगी, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हुए आना चाहिए। तो इसको नोट कर लो। अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर, ताकि हमें क्लियर हो कि रूट हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, करेक्ट। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, t² प्लस 2t माइनस 8 इक्वल टू 0, करेक्ट। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसके हमें को रूट फाइंड आउट करने हैं। तो एक मेथड तो हमने सीधी धराचार्य फॉर्मूला पढ़ाई है, उससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा उसके अलावा भी एक मेथड है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग, करेक्ट। तो हम लोग देखते हैं मेथड नंबर 1, या इसको मेथड 2 बोल देंगे, उसको मेथड 1 बोल लेंगे। तो ये हमारी मेथड 1, करेक्ट। तो इसमें हमें करना क्या होता है, हमारे पास में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो t² प्लस 2t माइनस 8 है। तो हमें इसे ब्रेक करना होगा मिडिल वाले टर्म को, करेक्ट। हमें मिडिल वाले टर्म को ब्रेक करना है। तो मिडिल में क्या है, 2t है, तो 2t को हमें ब्रेक करना है 2 पार्ट में, कि उसका ऐड करें तो मिडिल टर्म मिल जाए, और मल्टीप्लाई करने पर जो फर्स्ट और लास्ट टर्म है उसके प्रोडक्ट के बराबर आए। अब जैसे मैं फर्स्ट और लास्ट टर्म को प्रोडक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा,
इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर मुझे मिलेगा -8t²। सही है। और सेंटर में +2t मिडिल टर्म। तो मुझे मिडिल टर्म को इस तरीके से ब्रेक करना है कि उनका ऐड करने पे तो मिडिल टर्म ही मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पर जो फर्स्ट और लास्ट है उसके बराबर मिले। तो देखते हैं ऐसे हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं। तो आप सोचो। तो देखो +2t को क्या मैं लिख सकता हूँ, +4t -2t। अगर मैं +2t को +4t -2t लिखता हूं तो दोनों को ऐड करने पर +2t मिल गया, मतलब मिडिल टर्म मिल गया। और मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, -8t²। तो ये भी इसने क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया। करेक्ट। अगर आप यहाँ पर -4t +2t लिखते तो आपको क्या मिलता, सोच के देखो। तो आपको मिडिल में मिल जाता -2t, पर हमें चाहिए +2t। तो आप -4t +2t नहीं लिख सकते। करेक्ट। जो साइन है वो भी सेम होने चाहिए। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, इसमें t दोनों टर्म में, करेक्ट, फर्स्ट और सेकंड में। तो t को कॉमन ले लो तो आपके पास होगा t+4। फिर उसके बाद -2t -4 है तो इसमें से -2 को कॉमन लो तो यहां पर भी आ जाए t+4। तो आपको मिल रहा है t-2 एंड t+4 इक्वल टू 0। करेक्ट। अब इसमें आप लिख सकते हो t-2 इक्वल टू 0 और दूसरा आपको मिला t+4 इक्वल टू 0। तो आपको एक रूट मिल जाएगा t इक्वल टू 2 एंड दूसरा रूट आपको मिल जाएगा t इक्वल टू -4। तो दो रूट्स आपको मिल चुके हैं, दोनों रूट्स आपको चाहिए थे। t इक्वल टू -4, तो दोनों रूट्स आपको मिल गए हैं। करेक्ट। तो एक तो ये मेथड हो गई हमारी। अब एक और मेथड देख लेते हैं, मेथड नंबर 2। उससे भी सेम आंसर आना चाहिए। करेक्ट। अब श्रीधराचार्य फॉर्मूले के बारे में तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला ही है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स फाइंड आउट करनी है, आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज कर सकते हो, -b + -√b² - 4ac/2a। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ में कंपेयर करेंगे, गिवन इक्वेशन को। तो वो क्या होती है हमारी, ax² + bx + c इक्वल टू 0। करेक्ट। तो इसे अगर मैं कंपेयर करूं तो देखो t² के साथ में कुछ भी नहीं है तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 1। इसको यहां लिख लेते हैं इस इक्वेशन को भी, t² + 2t -8 इक्वल टू 0। करेक्ट। अब यहां पर t² के साथ में कुछ भी नहीं है तो a की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1। यहाँ पर x के साथ में b है, t के साथ में यहाँ पर 2 है तो b इक्वल टू कितना होगा, 2। और c, और यहाँ पर कितना -8 है तो c इक्वल टू कितना होगा, -8 होगा। तो आप गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ में कंपेयर करोगे तो आपको a b c की वैल्यू मिल जाएगी। अब आपको श्रीधराचार्य फॉर्मूला लिखना है और श्रीधराचार्य फॉर्मूला हमारा क्या होता है, -b ±√b² -4ac/2a। ये हमारा श्रीधराचार्य फॉर्मूला है। तो इसमें सारी वैल्यूज पुट करते हैं एंड लेट्स सी व्हाट वी विल गेट हियर। देखो b कितना है, 2 है तो -2 ± √b की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर -4a1 एंड c है -8 डिवाइडेड बाय 2a। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, इट इज 1। तो ये सारी वैल्यू हमने श्रीधराचार्य फॉर्मूले में रखी और हमें रूट मिल जाएंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, -2 प्लस माइनस स्क्वायर ऑफ 2 कितना होगा, 4। और ये 8 और 4, तो 8 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +32 लिख लेते हैं इसको। सही है, ये आ गया डिवाइडेड बाय 2। डिवाइडेड बाय 2। अब एक काम करते हैं, एक न्यू पेज ले लेते हैं, स्पेस काफी कम है।
ऑल राइट, सो हमारे पास में -2 प्लस माइनस, करेक्ट, √4 प्लस 32, ये कितना हो जाएगा 36, अंडर रूट ऑफ 36 6 डिवाइडेड बाई 2। आंसर सेम आना चाहिए उस मेथड से और इस मेथड से। अब -2 देखो, एक बार तो प्लस ले लो और एक बार माइनस ले लो। तो अगर आप एक बार प्लस लोगे तो आपको क्या मिलेगा, -2 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा ऊपर 4 डिवाइडेड बाई 2। तो एक तो आपको 2 मिल गया, करेक्ट, टी की वैल्यू एक तो आपको 2 मिल रही है और दूसरी वैल्यू आपको मिलेगी टी की वैल्यू। अब एक बार माइनस रखो तो -2 -6 -8, -8 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो -4, तो सेकंड रूट आपको -4 मिल जाए। तो 2 मिल गया और -4 मिल गया। अब इसे चेक कर लेते हैं। अब अगर आप देखोगे तो पहले भी हमें आंसर में क्या मिला था, 2 और -4 मिला था, और अब भी आपको 2 और -4 मिला है। तो अब ये जो फर्स्ट मेथड थी, तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप जो मिडिल वाला टर्म है उसे ब्रेक कर ही पाओ, करेक्ट, कि ब्रेक करने पर, ऐड करने पर दोबारा से मिडिल टर्म मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट और जो लास्ट टर्म है उसके प्रोडक्ट के बराबर हो। ऐसा हमेशा होता नहीं है। जब ऐसा नहीं होगा तब आप सिंपली सिद्धांताचार्य फॉर्मूला का यूज करोगे और रूट फाइंड आउट कर लोगे। तो ये काफी यूजफुल है हमारी करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन, क्योंकि जब आप फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पढ़ोगे, काइनेमेटिक्स पढ़ोगे, तो उसमें काफी बार आप इसको यूज करोगे, क्योंकि वहां पर आपको इक्वेशन को सॉल्व करना होता है, करेक्ट। तो काफी बार ये इक्वेशन हमारे सामने आएंगे और हमें इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने होंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक एवरीवन, व्हाट इज द लॉगरिथम। तो लॉगरिथम की हमारे पास डेफिनेशन है, द एक्सपोनेंट और पावर टू विच अ बेस मस्ट बी रेज्ड टू यील्ड अ गिवन नंबर, करेक्ट। तो एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे 2 पावर 3 होगी तो वो कितना होगा, 2 पावर 3 को मैं 8 लिख सकता हूं, करेक्ट। तो 2 पावर 3 इक्वल टू 8 होता है, ये हमें मालूम है। यहां पर जो आपको 2 दिख रहा है इसे बोला जाता है बेस, और जो आपको 3 दिख रहा है इसे बोलते हैं हम लोग एक्सपोनेंट या फिर पावर, एक्सपोनेंट या फिर पावर। और जो 8 है वो है इसकी वैल्यू। तो ये आपको याद रखना है। अब इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो लिख सकते हैं लॉग बेस है 2 और वैल्यू है 8, करेक्ट, इक्वल टू एक्सपोनेंट जो कि है 3। तो लॉग बेस 2 अगर हम लोग करते हैं 8 इक्वल टू 3 हमें मिलेगा। इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। तो log 8 बेस 2 इक्वल टू 3 होगा, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, करेक्ट। और अगर इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, और एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं और आप बताना उसका आंसर क्या होना चाहिए। लॉग बेस 2 16 इक्वल टू y है, तो आपको y की वैल्यू निकालनी कितनी होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो हमें पता है 2 तो बेस है, 16 वैल्यू है और y हमारा एक्सपोनेंट है, करेक्ट। तो बेस है 2, एक्सपोनेंट है y और वैल्यू है 16। तो 2 पावर y करें तो 16 मिलना चाहिए। तो y कितना होना चाहिए। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर 2 की पावर 4 कर दिया जाए, करेक्ट, 2 की पावर 4 करेंगे तो वो 16 हो जाएगा। अब अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होनी चाहिए, मतलब y इक्वल टू 4 लिखा जा सकता है, सिंपल मैथ्स, करेक्ट। तो y की वैल्यू मिल गई आपको 4 और ये इसका आंसर होगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि लॉगरिथम का क्या मतलब होता है, करेक्ट, और कैसे हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और एक्सपोनेंट्स को लॉगरिथम में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, करेक्ट, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये आप खुद से ट्राई करना और इसका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करना है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। तो जैसे सिंपल सही है, log बेस 2 8 इक्वल टू x। आपको यहाँ पर x फाइंड आउट करना है कि x क्या होगा, करेक्ट। तो log बेस 2 8 इक्वल टू x है, तो x की वैल्यू क्या होगी, इसका आंसर आप चैट बॉक्स में डाल देना। तो ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन, इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
नाउ नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में। तो मोस्टली हम लोग जो लॉगरिथमिक फंक्शन यूज करेंगे उसके बेस में या तो 10 होगा या फिर ई होगा। जब बेस में ई होता है तो उसे नेचुरल लॉग भी बोलते हैं। इसे हम लोग लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू एल एन एक्स, करेक्ट। इसको ऐसे भी लिखा जाता है एल एन एक्स। तो ये क्या है हमारा नेचुरल लॉग, मतलब इसके बेस में क्या है ई है, और कभी कभी बेस में 10 भी होगा। तो ये दो फॉर्म हम ज्यादा यूज करते हैं फिजिक्स में, मोस्टली आपको यही देखने को मिलेंगे। तो ये हो गया हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन, इसको भी आप नोट कर लो। सो अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द लॉगरिथमिक फंक्शन। कुछ इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये काफी इंपोर्टेंट है, फिजिक्स में इसका बार बार यूज होगा, तो ये आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1, लॉग बेस बी एम एन इक्वल टू लॉग बेस बी एम प्लस लॉग बेस बी एन, करेक्ट। तो यहाँ पर देखो m और n जो है वो प्रोडक्ट में है। जैसे कि मेरे पास में log b x y है, लेट सपोज, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, log बेस बी x प्लस log बेस बी y। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई था तो प्लस आ गया। ऐसे ही सेकंड देखो, log बेस बी x बाय y, अगर ये x और y डिवीजन में है तो आप लिखोगे log बेस बी x माइनस लॉग बेस बी वाई। तो देखो यहां पर डिवीजन था तो माइनस आ गया, ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। अब थर्ड प्रॉपर्टी देखो, लॉग बेस बी एक्स पावर वाई, करेक्ट। तो यहां पर x की पावर y है, इसको आप लिख सकते हो y, जो पावर होगी वो फ्रंट साइड में आ जाएगी, लॉग के आगे आ जाएगी, तो y लॉग बेस बी एक्स, करेक्ट। तो जो भी पावर होगी वो लॉग के सामने आ जाएगी। इस तरीके से आप लिख सकते हो। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3। तो आपको याद रखनी है प्रॉपर्टी नंबर 1, 2 एंड 3। अब फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। जैसे मेरे पास में लॉग बेस बी एक्स, अब मैं क्या चाहता हूं कि मैं बेस चेंज करना चाहता हूं। मान लो ऐसे कोई रिक्वायरमेंट बन रही है हमारी, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं कि हमें बेस बदलना पड़ रहा है। तो अगर बेस बदलना चाहते हैं तो इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। इसमें लिखेंगे हम लॉग, अब जो भी बेस आपको चाहिए, जैसे मुझे ई लेना है बेस में, तो लॉग ई लिख लो, फिर लिख लो एक्स आप, डिवाइडेड बाय लॉग बेस ई, और फिर है हमारे पास में बी। तो देखो बेस चेंज हो गया। आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप बेस चेंज कर रहे हो तो लॉग का जो बेस है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में वो सेम ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं करना ऊपर ई लिख दिया नीचे 10 लिख दिया, करेक्ट। अगर आप बेस सेम रखते हो लॉग का तो ये चीज और ये चीज सेम ही होगी, ये इसके इक्वल भी होगी। लॉग, मान लो कि मुझे 10 की रिक्वायरमेंट है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो लॉग बेस 10x डिवाइडेड बाय लॉग बेस 10x बी, करेक्ट। तो ये दोनों इक्वल ही होंगे। तो ये 4 प्रॉपर्टी हैं, जब हम फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इनका यूज करेंगे, करेक्ट। तो आपको इन चारों प्रॉपर्टी को याद रखना है।